गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत में वैज्ञानिक था फ्रेंच का वैज्ञानिक। फ्रेंच का वैज्ञानिक कौन था? ड्यूट्रोसेट। इस ड्यूट्रोसेट ने 1824 में, कभी 1824 में बताया कि पादपों और जीवों का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है? वो कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। कहाँ का वैज्ञानिक था? फ्रेंच का वैज्ञानिक था, उसका नाम था ड्यूट्रोसेट। और उस ड्यूट्रोसेट ने बताया कि क्या बताया कि जीवों का और पादपों का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। अब इसी कथन के आधार पर जर्मन के दो वैज्ञानिक थे, और जर्मन के दो वैज्ञानिक कौन कौन से थे? एक तो था सलीडन और दूसरा कौन सा था? स्वान। तो सलीडन ने 1938 में और स्वान ने 1939 में एक सिद्धांत दिया। क्या दिया? 1938 और 39 में एक सिद्धांत दिया जिसे अपन क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत। क्या कहेंगे? स्लीडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1938 और 39 में एक सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत का नाम क्या दिया? कोशिका सिद्धांत। अब अपन पढ़ते हैं सलीडन और स्वान के अनुसार। सलीडन और स्वान के अनुसार, इन दोनों के अनुसार पढ़ते हैं। तो सलीडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि प्राणी और पादपों का शरीर, प्राणी यानी कि जीवों और पादपों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। तो सलीडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि पादपों का शरीर और प्राणियों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। नंबर 2, जीवधारियों में, और नंबर दूसरा उन्होंने क्या बताया? यानी कि जीवधारियों में प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से क्या करती है? कार्य करती है। क्या करती है? कार्य। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। सलीडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि पादपों का शरीर और जीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि जीवधारियों में जो प्रत्येक कोशिका होती है वो स्वतंत्र रूप से क्या करती है? कार्य करती है। उसके बाद में अगला वैज्ञानिक आता है रुडोल्फ विर्चो। सन की बात करेंगे तो यहां पर जो सन आएगी वो सन कौन सी आ जाएगी? 1955।
और 1955 में इन्होंने क्या बताया, तो रुडोल्फ और विर्चो ने इन्होंने बताया नंबर 1 कि जो नई कोशिका होती है, नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती का मतलब यानी कि पूर्ववर्ती कोशिका में विभाजन से होती है। और ये जो फैक्ट होता है, ये फैक्ट किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जो नई कोशिका है, उस नई कोशिका की जो उत्पत्ति है वो पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिका से होती है। और कब होगी? जब उसमें क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा। दूसरा पॉइंट ये बताया कि जो कोशिका है वो सजीव या जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि जो कोशिका होती है, यानी कि जो कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण, कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण निहित होते हैं। ये 3 पॉइंट बताए किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। वापस से देख लो, यानी कि स्लेडन और सोवान ने क्या बताया कि पादपों का शरीर और जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीवधारियों में जो कोशिका होती है वो स्वतंत्र रूप से क्या करती है? कार्य करती है। उसके बाद में आता है रुडोल्फ विर्चो। इस रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने 1955 में क्या बताया कि जो नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से होता है। और दूसरा पॉइंट ये बताया इन्होंने, यानी कि जो कोशिका होती है वो जीव की संरचनात्मक एवं क्या कहलाती है? क्रियात्मक इकाई कहलाती है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि कोशिका में जीव के जो आनुवंशिक गुण होते हैं, कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण उपस्थित होते हैं। किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। कब बताया? 1955 में। ये अपना हो गया क्या? कोशिका सिद्धांत। इसके बाद में अपन देखेंगे कोशिका सिद्धांत के अपवाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है, तो आपको बताना है कोशिका जो सिद्धांत है, उस कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद है वो कौन है? वायरस। कौन है? वायरस। अब कोशिका जो सिद्धांत का अपवाद वायरस है, क्यों है उसको भी देखेंगे अपन। अगला पॉइंट अपन लेते हैं कोशिका सिद्धांत
सिद्धांत का अपवाद। तो प्यारे बच्चों, कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद है वो कौन है? वायरस है। और मैंने आपको पहली क्लास में ये पढ़ाया था, अपन वायरस का अध्ययन करेंगे तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। और मैंने ये भी बताया था कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है? वायरस कहलाती है। क्या कहलाती है? वायरस। तो वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। सजीव और निर्जीव इन दोनों के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है? वायरस। योजक कड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि वायरस में सजीवों के गुण भी पाए जाते हैं और निर्जीवों के गुण भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहां पर पूछा गया कोशिका सिद्धांत का अपवाद। तो अपन बता देंगे जो कोशिका सिद्धांत है, उस कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद होगा वो कौन होगा? वो होगा वायरस। क्यों होगा? नंबर 1, क्योंकि वायरस में स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। जो वायरस कोशिका होती है, वायरस होता है, उसमें स्वतंत्र विभाजन की क्या नहीं पाई जाएगी? स्वतंत्र विभाजन की क्या नहीं पाई जाएगी? क्षमता नहीं पाई जाती है। इनके विभाजन के लिए जीवित कोशिका का होना आवश्यक होता है। ठीक है। वायरस में स्वतंत्र विभाजन की क्या नहीं पाई जाती? क्षमता नहीं पाई जाती। और इस वायरस में विभाजन के लिए किसका होना आवश्यक होता है? जीवित कोशिका का होना क्या होता है? आवश्यक होता है। क्यों? अगर इसमें अपन देखें कि जीवित कोशिका का होना आवश्यक होता है, क्यों? क्योंकि वायरस से जब जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो जीवित कोशिका के संपर्क में आने के बाद में वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। जैसे ही वायरस जीवित कोशिका के क्या आता है? संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और इससे पहले वो इनएक्टिव होता है। ठीक है। नंबर 2, किसमें? वायरस में प्लाज्मा झिल्ली कोशिका द्रव्य और एंजाइम क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाएगी। नहीं पाई जाएगी तो प्लाज्मा झिल्ली भी नहीं होगी, कोशिका द्रव्य भी नहीं होगा और एंजाइम भी इसमें नहीं पाए जाएंगे। तीसरा, अगर इसमें अपन पॉइंट देखें, इसमें केवल एक केंद्रक अमल कौन सा? डीएनए या फिर आरएनए।
पाया जाता है, और जबकि कोशिका में दोनों केंद्रक अमल डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ठीक है, तो नंबर 1 हो गया कि जो वायरस में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, जब वो किसी कोशिका के संपर्क में आएगा, जीवित कोशिका के संपर्क में, तभी वो विभाजन कर पाएगा। नंबर 2 आपने लिखा है कि इसमें प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और एंजाइम नहीं पाए जाते। तीसरा पॉइंट ये लिखला, वायरस है, उस वायरस में या तो डीएनए पाया जाएगा या फिर क्या पाया जाएगा, आरएनए, केवल एक। जबकि कोशिका में बात करें उसमें क्या होता है, दोनों पाए जाते हैं, डीएनए भी और आरएनए भी। यहां पर वायरस में या तो आरएनए पाया जाएगा या फिर उसमें क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। इस तरह ये अपना हो गया कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, और कोशिका सिद्धांत के अपवाद में हमने ये भी देख लिया कि इनमें अपवाद क्यों कहते हैं, क्योंकि विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, केंद्रक अमल या तो डीएनए आरएनए पाया जाता है, और इसमें एंजाइम, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव्य भी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। चलो अपन अगला जो पॉइंट देखेंगे, और ये सभी आपने पढ़ रखा है कि जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है, वो इजी क्वेश्चन है। चलो अगला पॉइंट डालते हैं अपन, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। सॉरी, एक तरफ अपन लिखेंगे पादप कोशिका और दूसरी तरफ अपन लिखेंगे जंतु कोशिका। जब भी अपन ऐसा करते हैं, अंतर लिखते हैं, तो ध्यान रखना अंतर लिखते समय हमें कॉलम बनाना अति आवश्यक है, और एक जो कॉलम बनाएंगे अपन क्रम सही करना। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए अंतर, और अगर अपन ऐसे सारणी बनाकर उसमें अंतर नहीं लिखते तो नंबर नहीं मिल पाते। नंबर 1 देखो, पादप कोशिका में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में कोशिका जो भित्ति होती है, कोशिका जो भित्ति होती है वो नहीं पाई जाती। जंतुओं में क्या पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट हो गया, यानी कि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतुओं में क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। नंबर 2 पॉइंट देखें, इसमें जो रिक्तिका होगी बड़ी होती है। इस रिक्तिका में क्या भरा होगा, कोशिका रस भरा होगा। इसकी बात करें तो जंतु कोशिका में जो रिक्तिका है वो कैसी होगी, छोटी होगी,
या फिर क्या होगी, अनुपस्थित होगी। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी पाई जाती है और उस रिक्तिका में क्या भरा होता है, कोशिका रस भरा होता है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका या तो छोटी पाई जाएगी या फिर कैसी होगी, वो अनुपस्थित होगी। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जबकि अगर अपन बात करें जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। तारक काय की बात करें, जंतु कोशिका पादप कोशिका में तारक काय नहीं पाया जाता है, और यदि जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में क्या पाया जाएगा, जंतु कोशिका में तारक काय क्या होता है, पाया जाता है। अगला पॉइंट इसमें देखें, देखो पादप कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ कौन सा होता है, स्टार्च होता है, जबकि जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन और किसके रूप में संचित होता है, वसा के रूप में संचित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि पादप कोशिका में जो भोज्य पदार्थ संचित होता है किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, और जंतु कोशिका में जो संचित भोज्य पदार्थ किसके रूप में होगा, ग्लाइकोजन या फिर किसके रूप में होगा, वसा के रूप में होगा। नंबर 6, कोशिका विभाजन के समय संतति कोशिकाओं के बीच कोशिका प्लेट का निर्माण होता है, और जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय संतति कोशिकाओं के बीच में किसका निर्माण होगा, इसमें निर्माण होगा किसका, इसमें निर्माण होगा किसका, खाच का निर्माण होगा। नंबर 7, जैव द्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, और यदि अपन बात करें जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में जीव द्रव्य तंतु या फिर इसे अपन कह सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, पादप कोशिका में जीव द्रव्य तंतु यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, और पादप कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा, तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाए जाते, प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाए जाते। इस तरह इन दोनों में अपन और अंतर लिख सकते हैं। मैंने 7 पॉइंट यहां पर बता दी जो मेन थे। कल अपन पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में।